आज इस वीडियो में आपसे दुनिया की टॉप कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो स्मार्टफोन के टॉप ब्रांड्स हैं। और फर्स्ट पोजीशन शायद आप लोगों को पता होगा कि किसकी होगी, वो होगी यहाँ पे सैमसंग की। देखो सैमसंग जैसी कंपनी के मेजॉरिटी फोन्स यहाँ पर बिकते हैं और ग्लोबली देखा तो 232 मिलियन फोन कई बार ये लोग बेच देते हैं, जो कि साल भर के अंदर बेच पाना बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन एक बात मैंने इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये देखी है कि मार्केट जो है ना सैमसंग का, वो इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा और बहुत डाइवर्स प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो बेस्ट सेलर फोन होते हैं वो कभी भी उनके सैमसंग की S24 S23 नहीं होंगे, नहीं सैमसंग के फोल्ड और फ्लिप होंगे। सैमसंग का जो सबसे ज्यादा फोन बिकता है वो होती है सैमसंग की बजट सीरीज और उसके ए सीरीज के फोन। यस, ए सीरीज के फोन सैमसंग सबसे ज्यादा बनाता है, इसलिए वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिकते हैं। इसके साथ ही ए सीरीज के अलावा ये लोग फोकस करते अपने एम और एफ सीरीज पे जो इंडिया में थे, लेकिन एक खास बात है एम और एफ सीरीज के लिए सैमसंग ओडीएम पार्टनर्स का यूज करता है, जिस कारण से अफोर्डेबल रेट में सस्ते में वॉल्यूम वाले फोन यहाँ पे बनाए और मार्केट में निकाल सकता है। इस वजह से सैमसंग ने एक मार्केट में लीडर पोजीशन बना रखी है, पुरानी है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, आज भी कोई कंपनी उसे यहाँ पे टक्कर नहीं दे पा रही है और अपने जो पुरानी जो रीच उसने रिटेन कर रखी है वो उसके लिए काफी कमाल कर रही है। और इंडिया में भी अच्छा कर रहे हैं, इसके साथ दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे ब्राजील हो गया वहां पर भी, इसके साथ ही सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, यहाँ पे बहुत अच्छा काम यहाँ पे सैमसंग करती है। और यूएस ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पे कॉम्पिटिशन ही कम है, वहां पे एप्पल आईफोन का सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव सैमसंग ही है। यहाँ पे क्या सैमसंग के पास जिस कंपनी का नाम आता है वो एप्पल है। एप्पल कंपेरेटिवली सैमसंग की तुलना में कम फोन बेचती, लेकिन यहाँ पे एप्पल के साथ स्पेशलिटी की एप्पल का वैल्यू शेयर याद है, क्योंकि एप्पल के इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा रहती है, जिस कारण से मार्केट के अंदर वैल्यू जो होती है वो सबसे ज्यादा एप्पल के पास आती है और सबसे ज्यादा जो पैसा होता है वो एप्पल बनाता है। हालांकि जितने भी डेवलप्ड मार्केट से वहां पे एप्पल ने अपनी मोनोपोली ऑलरेडी क्रिएट कर दी, जैसे यूएस बात करें, कनाडा बात करें, यहाँ पे एप्पल आईफोन की डोमिनेंट पोजीशन है। यूरोपियन मार्केट में भी आईफोन एक डोमिनेंट पोजीशन लेके बैठा है और वहां पे अब उसे ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल पा रही। इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एप्पल यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहा है और ये फोकस कर रहे हैं जो इमर्जिंग मार्केट है वहां पे हम अपने बिजनेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेकर जाए। इस वजह से वन ऑफ द टारगेट उसका इंडिया। लेकिन एक ऐसा मार्केट है जो उसका बहुत ही ज्यादा वीक होता जा रहा है हर साल, वो है चाइना। चाइना के अंदर एप्पल धीरे धीरे पोजीशन लूज करे। इवन चाइना के अंदर सैमसंग जैसी कंपनी भी अच्छी पोजीशन होल्ड नहीं करती है। इस वजह से चाइनीज कंपनीज ने कुछ जगहों पे टेक ओवर कर रखा है एप्पल और सैमसंग को, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है इन कंपनीज के लिए। और एक बड़ा एडवांटेज मिलता है चाइनीज कंपनीज को, जिस कारण से थर्ड पोजीशन पर आती है चाइनीज कंपनी, वो है हमारी Xiaomi। Xiaomi की शुरुआत तकरीबन 15 साल पहले हो चुकी थी, MIUI से आए थे और इनके स्टार्टिंग में जो फोन्स थे उनकी खास बात ये थी कि यहाँ पे अफोर्डेबल रेट में सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन देंगे और धीरे धीरे मार्केट के अंदर कूदते चले गए और बहुत तेजी से इन्होंने काम कर लिया। लेकिन इनको जो सक्सेस जो मिली है वो पिछले कुछ साल में मिली, जब धीरे धीरे प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आया, नए नए प्रोडक्ट्स निकाले, यूरोपियन मार्केट के अंदर गए और अलग अलग जगह ढेर सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे करी। इस वजह से Xiaomi पूरी तरीके से बदल गई है और जहाँ पहले सिर्फ वैल्यू फॉर मनी के रूप में जानी जाती थी और वो चीज से हटते हुए काफी तेजी से यहाँ पे ग्रो हुए उन मार्केट्स के अंदर जहां पे इनको उम्मीद नहीं थी, जैसे यूरोपियन मार्केट वगैरह। इंडिया वाले मार्केट में भी बजट फोन अभी भी निकालते हैं, लेकिन दूसरी टाइप की टेक्नोलॉजीज पर भी फोकस करते हैं। और चाइना के अंदर ये लोग टोटली इनोवेटिव वाले रूट पे गए और अलग अलग चीजें इन्होंने यहाँ पे करने की कोशिश करी, जिस कारण से मार्केट में और ज्यादा फैल पाए और अपनी एक अलग पोजीशन बना पाए। तो ग्लोबली स्मार्टफोन ब्रांड की रैंकिंग में Xiaomi जैसी कंपनी थर्ड पे आती है और फोर्थ पे पोजीशन पे आती है आपकी Oppo, जिसके अंदर OnePlus इंक्लूडेड है। Oppo और OnePlus का मर्जर हो गया था, टुगेदर ये दोनों जो कंपनीज होती है ना काफी अच्छा परफॉर्म करती है। चाइनीज मार्केट में बिकती है, इंडियन मार्केट के अंदर भी स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखा रखा है, खास तौर पे ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी। इसके साथ ही यूरोपियन मार्केट, मिडिल ईस्ट मार्केट, वहां पर ओप्पो काफी अच्छा पोजीशन होल्ड करती है और ओप्पो अपनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग के कारण बिकती है। इसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया ऐसी जगह जहां पे ओप्पो के प्रोडक्ट्स यहाँ पे तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं और ओप्पो ने सिंपल सा फोकस रखा कि डिजाइन और लुक्स पे फोकस करो, उन चीजों पे फोकस करो जो मार्केट में डिमांड है। यानी कि जो मेजोरिटी ऑडियंस क्या डिमांड करती है, क्या पतला स्लिम फोन होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, वो डालो, कैमरा ठीक ठाक होना चाहिए, वो डालो, सॉफ्टवेयर कैसा चाहिए, हर रीजन के हिसाब से वो चीजें डिसाइड करो। इस तेजी से यहाँ पे ओप्पो आगे बढ़ी। इसके बाद बारी आती है वीवो की। वीवो का देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ा मार्केट है जहाँ पे वीवो बिकता है अपने फोन्स को, और उसके बाद वीवो का जो सबसे बड़ा सेकंड बिगेस्ट मार्केट है वो उसका इंडिया यहाँ पे होता है। इंडिया में वीवो की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और चाइनीज मार्केट में प्रेजेंस है और वीवो ने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया यहाँ पे कैमरास के अंदर, कैमरा की टेक्नोलॉजी को एक लेवल ऊपर ले गया और हर बार जब भी
नया फोन लाते हैं तो कैमरा इनका काफी ज्यादा इंप्रूव और सुपीरियर हो जाता है। इंडिया में ऑफलाइन के ऊपर फोकस करके आगे बढ़े और धीरे धीरे मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दूसरी कंट्रीज में भी वीवो यहाँ पे पॉपुलर हुआ है और टॉप 5 ब्रांड्स के अंदर वीवो यहाँ पर आता है। और देखा जाए तो ओप्पो और वीवो दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी जंग लगती रहती है। देखा जाए तो दोनों कंपनी जो है वो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि कुछ परसेंटेज से ओप्पो आगे निकलता है और कुछ परसेंटेज से वीवो आगे निकलता है। और ये जो कुछ परसेंटेज होता है ना, पॉइंट कुछ परसेंट का होता है, 0.1 या 0.2%, इसीलिए ये लोग अपनी 4th पोजीशन यहाँ पे खेलते रहे। लेकिन इसके बाद देखा तो कहानी और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बाद 6th पोजीशन जिस कंपनी की वो बहुत सरप्राइजिंग है, वो है हुआवे। हुआवे कंपनी अपने इनोवेशन टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती थी। सैंक्शंस और बैन लगने के बाद हुआवे में स्लो डाउन आया, लेकिन 2024 तक ये सारी चीजें उसने रिकवर कर ली और आज के समय में सिर्फ और सिर्फ चाइनीज मार्केट के अंदर उन्होंने अपनी डोमिनेंट पोजीशन बनाई है। यहाँ पर देखा है तो हुआवे बहुत अच्छा करती है चाइनीज मार्केट के अंदर, जिस कारण से वो 6th बिगेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड यहाँ पर हो जाते हैं। इवन हुआवे अपने कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर भी यहाँ पे सोल्ड करता है अलग अलग नामों से, जिस वजह से धीरे धीरे वो बाहर पे एक्सपेंड कर रहे हैं। और आप ऐसा समझ सकते हैं यूएसए के अंदर एप्पल के आईफोन के लिए लोग लाइन लगाते हैं ना, हुआवे के फोन के लिए चाइना में लोग लाइन लगाते हैं, जिस वजह से हुआवे यहाँ पे टिका हुआ है। इसके बाद अगली पोजीशन आती है रियलमी की। रियलमी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी थी जो इंडिया से शुरू हुई थी और इंडिया में अपने फोन्स बनाए थे, फिर यहाँ से चाइना में भी उन्होंने काम किया, चाइना के बाहर साउथ ईस्ट एशिया में भी काम किया, कई सारी कंट्रीज में काम किया और धीरे धीरे यहाँ पे काम कर रहे हैं और ग्रो करें। हालांकि रियलमी की कहानी है कि ये लोग बहुत सारे फोन्स यहाँ पे बनाते हैं और लॉन्च भी बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ पे रियलमी की मदद करते हैं ओडीएम पार्टनर, जो ओडीएम्स होते हैं वो रियलमी के काफी सारे अफोर्डेबल बजट फोन्स बनाते हैं, जिस कारण से रियलमी बहुत छोटे छोटे और हर एक प्राइस सेगमेंट में अपने मोबाइल फोन को निकालता है और उनको यहाँ पे बेच पाता है। तो देखा तो इंडिया में भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, चाइना में भी दिखाई, इसके अलावा मिडिल ईस्ट और बाकी सारी दूसरी कंट्रीज में भी रियलमी यहाँ पे धीरे धीरे कूद रहा है और अपनी एक पोजीशन उसने बना ली है। इसके बाद बारी आती है मोटोरोला की। मोटोरोला ग्लोबली लेवल पे कुछ समय पहले थोड़ा पीछे हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ समय में मोटोरोला ने काफी सॉलिड कमबैक किया, जिसमें से वन ऑफ द रीजन है मोटोरोला की प्रीमियम और एज सीरीज और उसकी जो रेजर सीरीज आती है, जिससे मोटोरोला को एक अलग पहचान मिली और उससे उसके प्रोडक्ट्स ग्रो हुए। स्पेशली बात करें तो यूएस वाले मार्केट में मोटोरोला अभी भी जिंदा है, जहाँ दूसरी चाइनीज कंपनी को एंट्री नहीं मिल पाती, वहां पे मोटोरोला अभी भी काम करता है। इंडिया के मार्केट के अंदर 90% फोन जो मोटोरोला निकालता है वो ओडीएम बेस्ड होते हैं और जितने भी बजट फोन है वो किसी न किसी ओडीएम पार्टनर से यहाँ पे बनवाता है। इसके साथ ही बात करें तो 10% फोन से जो मोटोरोला खुद डिजाइन कर रहा है और प्रीमियम पे यहाँ पे फोकस कर रहा है। इसके साथ ही मोटोरोला ने पिछले कुछ समय में अपनी एग्रेसिव मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है, हैवी इन्वेस्टमेंट करे सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल पे, जिस कारण से मोटोरोला अपने फोन्स को काफी ज्यादा वॉल्यूम में सेल कर पा रहा है और धीरे धीरे टॉप 10 पोजीशन उसने बना लिया है। लेकिन देखने वाली बात है क्या टॉप 10 पोजीशन ये कंटिन्यू रख पाता है, क्या रियलमी जैसी कंपनी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ पाता है या नहीं। इसके बाद नंबर आता है फाइनली ट्रांससाइन होल्डिंग का, जिसके अंदर इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो है। और इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत अच्छा करती है साउथ अफ्रीकन मार्केट्स के अंदर। अफ्रीकन मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, यहाँ पे एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जो इन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर रखा है। इंडिया में इन्फिनिक्स ने ऑनलाइन वाला मार्केट कैप्चर किया और टियर 3 सिटीज में टेक्नो यहाँ पे कूद रही है और बजट वाले सेगमेंट में आईटेल है। ट्रांससाइन की पोजीशनिंग अलग है, इन्हें कभी भी फ्लैगशिप प्रीमियम में लड़ना नहीं था बड़ी बड़ी कंपनी से, लेकिन यहाँ पे ये ब्रांड ने फोकस किया कि उन गैप्स पे फोकस करेंगे जहाँ पे दूसरे लोग नहीं कर रहे और उन कंट्रीज में हम लोग जाएंगे जहाँ पे आज भी लोग ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते मोबाइल फोन के लिए, इसलिए सस्ते में अफोर्डेबल है फोन बनाओ, ज्यादा से ज्यादा बेचो और मार्केट को कैप्चर करो। इस वजह से ट्रांससाइन होल्डिंग ये तीनों कंपनीज जो मिलके आपस में काफी अच्छा बिजनेस यहाँ पे करती हैं और टॉप 10 ब्रांड्स की लिस्ट में यहाँ पर आ जाती हैं। इसके साथ ही बात करें तो इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है, जिसके अंदर बात करें तो गूगल पिक्सल का भी नाम ले सकते हैं, जो यूएसए में धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। सरप्राइजिंगली गूगल पिक्सल की जो सेल्स होती है वो आपकी जापानीज मार्केट में काफी ज्यादा होती है। इसके साथ ही जापानीज कंपनी के बारे में बात करें तो एक कंपनी धीरे धीरे अच्छा करे वो है शार्प। इस कंपनी के बारे में आप लोग ज्यादा जानते नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये कंपनी भी जापानीज और कुछ दूसरे मार्केट के अंदर ऑपरेट करती है, वो एक अच्छा काम कर रही है। इसके साथ नथिंग है जो धीरे धीरे इमर्ज हो रही है। कहने को तो ये ब्रिटिश ब्रांड है, लेकिन सबसे ज्यादा फोन्स यहाँ इंडिया में बेचती है। इसके बाद बात करें तो मोस्टली जो ब्रांड्स तो मैंने यहाँ पे कवर करती है और इसके अलावा जितने भी ब्रांड्स आते हो काफी ज्यादा अदर्स की कैटेगरी में आते हैं। कई सारे छोटे ब्रांड है, कई सारे बड़े ब्रांड है, लेकिन ओवरऑल पिछले 5-6 सालों में जो ब्रांड्स होते हैं बहुत ही ज्यादा कम हो गए, जिसका मतलब ये कि स्मार्टफोन वाली इंडस्ट्री के अंदर अब नए प्लेयर्स के आने की जगह कम बचे और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो ही अब आपस में फाइट कर रहे हैं और वो ही अपने आप को ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अगर किसी भी कंपनी को अगर ग्रोथ यहाँ पे करनी है तो किसी ना किसी की सेल्स कम होंगी, तब जाके दूसरी कंपनी यहाँ पे ग्रोथ कर सकती है। इसके साथ ही जो तेजी है ना वो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में बची हुई है। इंडिया वन ऑफ द हॉटेस्ट फोन मार्केट है दुनिया का, जहां पे आज भी कई सारी कंपनीज की नजर है और अभी भी यहाँ पे कैप्चर करने में लगी हुई है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। लेकिन हाँ यार दोस्तों, ये थी कहानी बिगेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड्स जो ग्लोबल लेवल पर आते हैं। आप लोगों को ये लिस्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बताओ।
थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।